भाग 1 का चैप्टर हस्तक्षेप, जिसको लिखा है श्रीकांत वर्मा ने, जिनका जीवन काल है 1931 टू 1986। तो आज हम इस चैप्टर को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। क्लास 11th अंतरा भाग 1 चैप्टर है हस्तक्षेप और लिखा है श्रीकांत वर्मा ने, जिनका जीवन काल है 1931 टू 1986। तो इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ, हम सब मिलकर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले हम देखते हैं श्रीकांत वर्मा का जीवन परिचय। श्रीकांत वर्मा ने इस चैप्टर को, इस कविता को लिखा है, उनके बारे में पहले हम जान लेते हैं। इनका जन्म 1931 में बिलासपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी शिक्षा, आरंभिक शिक्षा बिलासपुर में ही हुई। सन 1956 में नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। पेशा पत्रकारिता, इनकी पेशा जो है पत्रकारिता थी, जैसे कि श्रमिक, कृति, दिनमान और वर्णिका जैसे पत्रों से इनकी जुड़े रहे और इनका पेशा जो पत्रकारिता में अपना योगदान देते रहे। ठीक है। उसके बाद इनका सम्मान के बारे में हम पढ़ते हैं। इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी पुरस्कार दिया गया, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार और शिखर सम्मान भी इनको मिला। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर कुमारन आशान राष्ट्रीय पुरस्कार ये केरल में मिला, जिनको श्रीकांत वर्मा को। ओके। साहित्यिक योगदान के बारे में अगर हम देखें तो उनकी कविताओं में समाज और समय की विसंगतियों का चित्रण किया है उन्होंने अपने कविताओं में। उनका जो प्रमुख काव्य संग्रह है, पहला तो है भटका मेघ, दूसरा है दिनारंभ, तीसरा है माया दर्पण, चौथा है जल सागर और पांचवा है मगध। ठीक है, जिसके बारे में शायद अभी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमने देख लिया श्रीकांत वर्मा का परिचय, जीवन परिचय। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो जिन्होंने उसके बारे में लिखा है, बोला है, उससे जुड़े सारी बातों को हम पढ़ते हैं। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमने श्रीकांत वर्मा का जीवन परिचय पढ़ा। अब हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हस्तक्षेप। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि इस कविता में क्या है। यह कविता समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लोगों की चुप्पी और डर को दिखाती है। कई बार लोग सहते रहते हैं, उनको पता होता है कि सामने वाला गलत कर रहा है, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। ठीक है, नहीं बोलते हैं इसलिए कि शायद वो डर रहे हैं कि कुछ अशांति ना फैल जाए या फिर वो प्रॉब्लम में ना फंस पड़ जाए। इस वजह से वो चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं, आवाज़ नहीं उठाते। ठीक है, तो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लोगों की चुप रहते हैं, इसका मतलब वो डरते हैं, है ना। तो इस बात को दिखाती है। तो सबसे पहले हम इस कविता का पहला भाग पढ़ेंगे। पहला भाग पढ़ने के बाद इस कविता में जो भी हमने पहला भाग में पढ़ा है उसका अर्थ पढ़ेंगे और उससे हमने क्या समझा है, मतलब उसको बिल्कुल समरी टाइप में उसमें क्या लिखा गया है, उससे हमने क्या समझा है इस पहले भाग से, उसको हम भावार्थ में, भाव में, कहने का कहते हैं ना, कहने का भाव क्या है, तो कहने का भाव को हम समझेंगे कि आखिर इस वाले पोर्शन में, पहले भाग में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले भाग को हम पहले पढ़ते हैं। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। ठीक है, अब ये आपके पाठ में, ये आपके किताब में दे रखा है, उससे मैंने ये लाइन लिया है। पहला भाग अगर बोला जाए तो ये पहला भाग मैंने लिया है। अब इसका मैं अर्थ बताऊंगी आपको। ठीक है, अर्थ में क्या है, यहाँ कवि यह बता रहा है कि मगध, ठीक है, जो कि रूपक है, जो यहाँ पे जिस मगध की बात हो रही है, जिस जगह की बात हो रही है, जो एक शांति एवं इतनी संवेदनशील है कि लोग छोटी सी गतिविधियाँ जैसे छींकने तक से डरते हैं। मगध की शांति को बनाए रखना उसकी पहचान से जोड़ दिया गया है। अगर शांति नहीं रही तो मगध का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि अगर शांति नहीं रहेगी तो मगध का अस्तित्व नहीं रहेगा।
और शांति को बनाए रखने के लिए लोग आवाज़ नहीं उठाते, ठीक है। लोग छींकने तक से डरते हैं। आवाज़ क्या उठाएंगे, लोग छींकने तक से डरते हैं। छींकने तक का डर मतलब कि किसी भी बात को किसी भी बात में हस्तक्षेप नहीं करना। हस्तक्षेप का मतलब होता है किसी के रोकना, आवाज़ उठाना। तो किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम हस्तक्षेप करेंगे, रोकेंगे, तो मगध की शांति भंग हो जाएगी। और मगध को बनाए रखने वाला मगध की शांति है। अगर शांति नहीं रहेगी तो मगध भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये कहने का अर्थ है इस पहले भाग में, ठीक है। इसका भाव देखिए तो इसके भाव में कहा गया है कि समाज में शांति बनाए रखने के नाम पर लोग अपने विचार और बोलने की आज़ादी खो देते हैं। हमें बोलने का अधिकार है, आज़ादी है कि हम अपना विचार रख सकते हैं अगर हमें कोई बात अगर बुरी लग रही है तो। लेकिन समाज में शांति बनाए रखने के नाम पर लोग अपने विचार और बोलने की आज़ादी तक को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये पहला भाग का मतलब हमने समझा और इसका भाव समझा। अब हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरे भाग में है, कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था इतनी ही रहनी चाहिए, मगध में न रही तो कहाँ रहेगी, क्या कहेंगे लोग, ठीक है। अब कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि लोग व्यवस्था मतलब कि सिस्टम को लेकर इतने भयभीत हैं कि कोई भी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर आवाज़ उठाएंगे तो व्यवस्था यानी कि सिस्टम बिगड़ जाएगी। मतलब ऐसा सिस्टम ही है कि कोई नहीं कुछ बोलता, तो लोग समाज को ही सवाल के घेरे में डाल देंगे। यह लोग क्या कहेंगे वाली मानसिकता है ना, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसी मानसिकता को उजागर करते हैं। मतलब कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, अगर हमने आवाज़ उठाई तो क्या होगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ठीक है। और लोग समाज को ही सवालों के घेरे में डाल देंगे। मतलब जिस समाज में हम रहते हैं लोग कहेंगे कि ये समाज कैसा है, इस समाज के लोग आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली मानसिकता को उजागर करता है। इस भाव में मतलब इस दूसरे भाग में जो भी लिखा हुआ है उसका अर्थ ये है, ठीक है, कि कोई चीखता तक नहीं है। मतलब कोई भी इतना भयभीत है सिस्टम से कि अगर हम बोल देंगे तो मतलब व्यवस्था क्या है, व्यवस्था है चुपचाप सहना, ठीक है। जो भी व्यवस्था है, जो भी सिस्टम है उसको एक्सेप्ट करना, चुपचाप सहना। अगर हम आवाज़ उठाएंगे कि कोई भी चीज़ गलत है या हम अपनी राय देंगे तो व्यवस्था में भंग डालने जैसा होगा, ठीक है। और अगर व्यवस्था में भंग डालने जैसा होगा तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोग समाज को ही सवालों में डाल देंगे कि समाज कैसा है, कि यहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ऐसी मानसिकता को उजागर करता है। इसका भावार्थ अगर अब एक लाइन में समझें तो ये है कि समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोग असमानता या अन्याय को भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वे बदलाव के डर से चुप हैं। चुपचाप मानसिक जो असमानता हो रही है लोगों के साथ या अन्याय हो रहा है उसको भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वो बदलाव से डरते हैं और इसलिए वो चुप रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा भाग था। तीसरे भाग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरे भाग में लिखा हुआ है, लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। अब लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, वो वाली बात आ गई है कि लोगों का क्या। अब इस अर्थ अगर हम इसका अर्थ देखें तो इसमें भी ये लिखा गया है कि इस भाग में लोगों का क्या, देखो इस भाग का जो हम स्टार्ट करा ना तीसरे भाग को, ये स्टार्टिंग ही इस लाइन से है, लोगों का क्या, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लोग तो यह भी कहते हैं कि मगध अब सिर्फ कहने को मगध है, रहने के लायक नहीं है, ठीक है, रहने को नहीं, मगध अब सिर्फ कहने को मगध है, रहने को नहीं। तो इसका अर्थ अगर हम पढ़ें तो इसमें यह है, इस भाग में लोगों का क्या जो स्टार्टिंग है कहकर यह बताया गया है कि लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहेंगे कि मगध अब केवल नाम का रह गया है, क्योंकि अगर कोई इंसान बोलेगा तो मगध, अब देखो अगर हम पहले भाग को देखें तो उसमें आप थोड़ा सा
याद करने की कोशिश कीजिए। पहले दूसरे भाग में हमने क्या पढ़ा कि लोगों को चुप रहने के लिए बोला गया। अगर लोग चुप रहेंगे तो चुप्पी से मगध जो है मगध का जो जानते हैं लोग, इसलिए जानते हैं क्योंकि मगध चुप है। अगर बोलेंगे लोग तो मगध मगध नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे कि इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि लोग तो यह भी कहते हैं कि मगध अब केवल नाम का रह गया है, इसका वास्तविक रूप खो गया है। मतलब अगर कोई बोलेगा, अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो क्या होगा, उसकी चुप्पी भंग होगी, है ना। चुप्पी जब भंग होगी तो लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे मगध सिर्फ रहने के लिए नहीं है, सिर्फ कहने को मगध रह गया है। आई होप आप समझ रहे हैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि अगर जब चुप्पी भंग होगी तो लोग यही कहेंगे कि मगध सिर्फ कहने को मगध है, रहने को नहीं, ठीक है। क्योंकि मगध में तो सिर्फ सब चुप रहते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं सारी बातों को चुपचाप। अब भावार्थ इसका क्या है, लोग बात करते हैं लेकिन बदलाव लाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, बातें करते हैं, बदलाव लाने के लिए कुछ नहीं करते। तो ये तीसरे भाग का भावार्थ है। चौथे भाग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चौथा भाग, कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज बन जाए। एक बार शुरू होने कहीं नहीं रुकता पर हस्तक्षेप। अब देखो, कोई टोकता तक नहीं है इस मगध में, कोई आवाज़ नहीं उठाता है इस मगध में, क्योंकि अगर कोई एक आवाज़ उठाएगा तो दूसरा भी उठाएगा। अब धीरे धीरे ये रिवाज बन जाएगा, और मगध में तो बोलने का रिवाज नहीं है, है ना। तो अगर ये एक बार शुरू हो जाए तो ये नहीं रुक सकती। हस्तक्षेप का मतलब होता है रोक टोक, ठीक है, किसी बात पे आवाज़ उठाना, अपनी राय देना, ठीक है। तो हस्तक्षेप अगर एक बार किसी ने कर दिया, एक बार अगर किसी ने आवाज़ उठा लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रिवाज सा बन जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ पढ़ते हैं। यहाँ कवि ने बताया कि लोग टोकने यानी सवाल उठाने से बचते हैं, क्योंकि वो खुद इस बात से डरते हैं कि सवाल उठाना एक आदत बन सकता है, जिससे कि व्यवस्था में क्या हो सकती है, अस्थिरता आ सकती है। अस्थिरता मतलब कि वो एक जैसा नहीं रहेंगे, मतलब उनमें बदलाव होता रहेगा। अब कोई ना कोई फिर से आवाज़ उठाएगा, फिर से बदलाव होगा, फिर से कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा, फिर से बदलाव होगा, तो अस्थिरता नहीं रहेगी। अब भावार्थ का मतलब है, इसका भावार्थ में क्या दिया गया है, चौथे भाग का भावार्थ में है, सवाल पूछना ज़रूरी है लेकिन डर के कारण लोग सवाल नहीं करते। मतलब कि उनको पता है कि गलत है, उनको ये भी लगता है कि सवाल पूछना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ डर के कारण लोग सवाल नहीं करते, ठीक है। ये चौथा भाग था। पांचवें भाग की तरफ आगे बढ़ते हैं। पांचवें अध्याय में ये दिया गया है कि वैसे तो मगधवासी हो, कितना भी कतराओ तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है कि मनुष्य क्यों मरता है। ये हमारा पांचवा भाग है। अगर हम इसको देखें, समझें, तो अभी तक हमने जितने भी भाग पढ़े हैं, पांचवा भाग तक अभी हमने पहुँचे हैं। इससे पहले हमने जितने भी भाग पढ़े हैं उसमें हमने यही समझा है कि जो मगधवासी हैं वो क्वेश्चन करने से कतराते हैं, वो डरते हैं। उनको पता है कि क्वेश्चन करना चाहिए, मतलब उनको पता है कि गलत हो रहा है, पर वो क्वेश्चन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम कितना भी कतराओ, क्वेश्चन करने से कितना भी डरो, लेकिन गलतियाँ तो होती रहेंगी, ठीक है। जब कोई नहीं करता तब जब क्वेश्चन, वो फिर से ये भी कहते हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है थोड़ा सा बस वीडियो बचा हुआ है, मैं सोच रही हूँ उसको कंप्लीट कर लूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। जब कोई नहीं करता क्वेश्चन, वो कहते हैं, कवि कहते हैं, जब कोई भी क्वेश्चन नहीं करता तो नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा मतलब जो डेथ हो गया होता है, जिनका लेकर जाते हैं ना उनको जलाने के लिए, तो वो ये प्रश्न करते हैं कि मनुष्य क्यों मरता है। अगर हम इसका अर्थ देखें तो ये है कि कवि ने अंत में कवि यह कहना चाहते हैं कि चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें शांति बनाए रखने के लिए, हस्तक्षेप से बचा नहीं जा सकता। जब लोग सवाल नहीं करते तो समाज में हो रही घटनाएं स्वयं सवाल बनकर हस्तक्षेप करती है। मनुष्य क्यों मरता है, यह सवाल उस शोषण, अन्याय
और भय की ओर संकेत करता है जो समाज को भीतर से खोखला कर रहा है। ठीक है, ये हमारा 5वां भाग का अर्थ है कि जब एक जाता हुआ बीच नगर से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न करता है कि मनुष्य क्यों मरता है। ठीक है, तो ये सवाल उन शोषण, न्याय, भय, इन सब की ओर संकेत करता है जो समाज को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। ठीक है, मतलब जीते जी मगधवासी जो है कोई क्वेश्चन नहीं करते। तो ये सिर्फ मगध के लिए सिर्फ बोला गया है, लेकिन हमारे समाज को, पूरे समाज को ये बताया गया है इस कविता के जरिए कवि ने ये बताया है। ठीक है, इसका भावार्थ अगर हम पढ़ें, यदि समाज में हस्तक्षेप का मतलब होता है सवाल उठाना, नहीं होता तो अंततः व्यवस्था अपने आप सवालों के घेरे में आ जाएगी। मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा समाज जिसमें सारी जो व्यवस्था बनी हुई है वो ठीक हो। कुछ न कुछ उसमें गलतियां होती है और लोगों को परेशानियां भी होती है, तो लोगों को सवाल उठाना चाहिए। ये उनका राइट होता है, ये उनका अधिकार होता है कि वो सवाल उठाएं, अपना ओपिनियन रखें। डर से वो चुपचाप रह लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा पूरा कविता, जिसके 5th भाग तक कंप्लीट हो गया है। एक्सट्रीमली सॉरी, ये बैकग्राउंड नॉइज़ से की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट में कुल मिलाकर हमने ये देखा कि कविता समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लोगों की चुप्पी और सवाल न उठाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है। कवि दिखाता है कि सवालों और हस्तक्षेप के बिना कोई समाज केवल नाम का रह जाता है, उसमें वास्तविक जीवन और मानवता का अभाव होता है। कविता समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रहा है, जो लोगों की चुप्पी है और सवाल न उठाने की प्रवृत्ति है, उसकी आलोचना कर रहे हैं इस कविता में कवि जो है। और कवि कहते हैं कि सवालों और हस्तक्षेप के बिना कोई समाज सिर्फ केवल नाम का समाज रह जाता है, उसमें जो वास्तविक जीवन है और मानवता है उसका अभाव हो जाता है। वो मानव ही क्या जिसको किसी चीज़ से प्रॉब्लम ना हो, और प्रॉब्लम हो तो वो अपनी परेशानियों को बोलना चाहिए उनको, है ना। अगर उनको बोलने का अधिकार है तो उनको बोलना चाहिए, ऑब्वियसली बोलना चाहिए, है ना। अगर ये नहीं है तो वो मानवता का अभाव है वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा आवाज़ की वजह से, बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।